नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर हम जेल डिपार्टमेंट का जो पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। चूँकि ये पेपर 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के द्वारा। इससे पहले भी मैंने 2 पेपर डाल दिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज वाला पोर्शन। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, लिखा हुआ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा ये पूछा गया है। तो भारतीय विमानपत्तन है और भारतीय विमानपत्तन का एक आधुनिक नागरिक अनुसंधान संगठन है जो CARO यानी कि सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही है। अब ये स्थापना कहाँ की जा रही है, तो भाई सही बात है कि स्टूडेंट पहली बार ये ऑप्शन देखेगा तो ज़रूर पक्के में दिल्ली लगाएगा, पर इसका आंसर दिल्ली नहीं है। इसका आंसर पटना भी नहीं है, इसका आंसर लखनऊ भी नहीं है, इसका सही आंसर है हैदराबाद। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत की तरफ से हैदराबाद के अंदर एक नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे और एक अपनी नॉलेज के लिए भी आप ध्यान रखेंगे कि जो हैदराबाद है वहाँ पर एक आधुनिक नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की गई, अनुसंधान संगठन है ये। ठीक है, एक सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कहीं ना कहीं रिसर्च किया जाएगा, ख़ासतौर से एयरक्राफ्ट को लेके। ठीक है, हवाई यातायात को लेके जो भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, इसमें बिजली मंत्रालय ने भारत में एयर कंडीशनर के किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखते हुए मतलब एक जानकारी दी है। तो बिजली मंत्रालय के द्वारा बोले 30 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल नहीं है, 18 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल नहीं है, 20 भी नहीं है। इसका सही आंसर है 24, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रखने का भारत सरकार के द्वारा एक मतलब सबको एक दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लाइट की खपत भी लिमिट की होती है। दूसरा, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कितना डिग्री सेल्सियस का, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर में ये बहुत अच्छे से खबर आई थी कि सरकार ने कहीं ना कहीं 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रखने का एक सभी को निर्देश जारी किए हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और इसमें आप देखेंगे एसी का रिमोट देखेंगे तो इसमें 24 डिग्री सेल्सियस में ऑटो पर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें अपने आप पावर कट हो जाती है, अपने आप 24 डिग्री सेल्सियस पर वो मतलब सेट हो जाता है उसका टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो भाई इसमें एक तो घड़ियाल लिखा हुआ है, फिर उसने क्या लिख दिया, घाटी गांव अभ्यारण्य है कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के केन है। देवरी अभ्यारण्य, देवरी घड़ियाल रियर सेंटर जो है घाटी गांव अभ्यारण्य सोनचरैया के लिए जाना जाता है, ना कि घड़ियाल के लिए। घड़ियाल के लिए एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। ठीक है, हालांकि सोन भी है, केन भी है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ये इसके आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है तो वो है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक सोनचरैया पक्षी आपने नाम सुना होगा, जो सोनचरैया पक्षी है, और सोनचरैया पक्षी के संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। एक घाटी गांव है और एक आपका करेरा अभ्यारण्य है। ठीक है, एक करेरा अभ्यारण्य भी, ये घाटी गांव है, करेरा अभ्यारण्य, ये दोनों सोनचरैया के लिए जाना जाता है। सोनचरैया एक पक्षी है तो स्वाभाविक उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थित है, तो रियरिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में ये कहीं ना कहीं डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन का नाम सुना होगा, डॉल्फिन मछलियाँ होती हैं, तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी योजना बनाई गई है। ठीक है, तो सोन नहीं है, केन नहीं है, इसका सही आंसर है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन किया गया था कि किस अन्य भारतीयों को भारत बंटवाने के साथ 2018
रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चूँकि आपको जानकारी दे दूं मैं कि भरत वटवानी के साथ में एक नाम था सोनम वांगचुक। ये क्वेश्चन लगभग 4 बार आ चुका है। 4 बार का मतलब एक तो ये क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया, दूसरा इससे पहले भी 2 पेपर हुए हैं, 3 पेपर हुए हैं, खासतौर से MP पुलिस के पेपर हुए हैं। तो उसमें उन्होंने एक रमन मैग्सेसे का पूछा कि किसको दिया गया, भरत वाटवानी वाला क्वेश्चन आया, एक सोनम वांगचुक वाला आया, इन दोनों को दे के फिर पूछा कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इस तरीके से लगभग 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं खासतौर से पुरस्कार वाले, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है 1957 से 58 के लगभग हुई थी। दूसरा, ये जो पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? एशिया का नोबेल। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि एशिया का नोबेल कैसे कहेंगे, तो एशिया का नोबेल बोलते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो फिलीपींस सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनके नाम पर। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला, और उसकी जो करेंसी है तो वो है पेसो। फिलीपींस की जो करेंसी है वो क्या है? पेसो। ठीक है, तो आप ये नामों को याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आप ध्यान रखेंगे, कोई भी पुरस्कार आता है तो उस पर बिल्कुल निगरानी रखें। ठीक है, जैसे 29 अगस्त है, और 29 अगस्त की अपन बात करें तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्वाभाविक है ध्यानचंद पुरस्कार, आपका एक ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, राजीव गांधी पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार, ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। तो स्वाभाविक है किसको दिए गए, ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इससे पहले वाले पेपर में आपने एक तेजेंद्र पाल पढ़ा था। तेजेंद्र पाल से आपने क्वेश्चन पढ़ा था। तेजेंद्र पाल सिंह तूर है ना, तेजेंद्र पाल सिंह तूर शॉटपुट के खिलाड़ी हैं। इनको भी कहीं ना कहीं ये चर्चा में रहे थे, ख़ास तौर से जो 29 अगस्त को जो ध्यानचंद वो जो पुरस्कार दिए गए थे, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी, उनमें चर्चा में रहे थे, उनका नाम आया था तेजेंद्र पाल का, इसलिए पेपर में भी पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो ओलंपिक पदक जीती? तो देखिए, प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी थी, क्योंकि सन 2000 में, ठीक है, भारोत्तोलक के क्षेत्र में, भारोत्तोलक, ठीक है, या वेट लिफ्टिंग बोल सकते हैं, वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारोत्तोलक की श्रेणी में सन 2000 में पुरस्कार दिया गया था, और ये पहला मेडल था, गोल्ड मेडल नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी तक हमारे हिंदुस्तान में किसी को भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिला है। इन्हें मिला था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और लेकिन सबसे पहला मेडल था। साक्षी मलिक कुश्ती की खिलाड़ी हैं, इनका भी नाम सुना होगा आपने, साक्षी मलिक का। ठीक है, PV सिंधु, हाँ, PV सिंधु ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली फर्स्ट वुमेन है। ठीक है, पहली भारतीय महिला। और इनके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि बैडमिंटन में पहला पदक जीतने वाले, मतलब बैडमिंटन में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली। ठीक है, तो PV सिंधु, पुसरला वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम है, और पुलेला गोपीचंद इनके गुरु हैं, तो स्वाभाविक इनके बारे में आपने सुना होगा। साइना नेहवाल भी कहीं ना कहीं बैडमिंटन से ही संबंधित हैं, लेकिन हो सकता है उसने इसके PV सिंधु की वजह से एक क्वेश्चन बना के दिया हो, या PV सिंधु ऑप्शन में दिया होगा, जिससे स्टूडेंट इसको गलत कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र में, ठीक है, एक तो मध्य प्रदेश में, दूसरा विदिशा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विदिशा क्षेत्र का नाम किस सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? तो उन्होंने ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के अंदर जो विदिशा है वो किस सम्राट की पत्नी थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी नहीं है, सातवाहन वंश का राजा था। औरंगजेब तो बहुत आगे निकल गया, मुगल वंश का राजा था। अकबर हो नहीं सकता है, इसका सही आंसर है अशोक। ठीक है, तो अशोक ने ही कहीं ना कहीं विदिशा
क्षेत्र का नाम रखा था और उसकी पत्नी का नाम था विदिशा। और अशोक के बारे में बता दूं कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक ये राजा रहा। चूँकि अशोक जो है मौर्य वंश का राजा था, ठीक है, और मौर्य वंश पूरा जो है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक ये मौर्य वंश चला है, तो ये भी आपको जानकारी होगी, ठीक है। इस मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो स्वाभाविक है आप याद रखेंगे कि भाई विदिशा क्षेत्र का नाम किस सम्राट की पत्नी पर रखा गया, तो वो है आपका आंसर होगा अशोक के समय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित किया गया है। तो चूँकि हेलियोडोरस का खम्भा कहाँ पर है, विदिशा, तो ऐसा बताया गया है जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे हेलियोडोरस के बारे में बताया गया है कि कहीं ना कहीं हेलियोडोरस विष्णु भक्त था, और ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। इस स्तंभ में बताया गया है कि हेलियोडोरस जो है वो उसने भागवत धर्म धारण किया था। कौन सा? भागवत धर्म धारण किया था। तो कहीं ना कहीं उसने इधर विष्णु जी का वर्णन किया गया है, भगवान को समर्पित है हेलियोडोरस जो स्तंभ है वो। हेलियोडोरस का जो खम्भा है वो कहाँ पर है, विदिशा में। तो भगवान सूर्य इसका आंसर नहीं है, इंद्र नहीं है, शिव नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भगवान विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें लिखा हुआ है कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के द्वारा आयोजित किया गया। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। अब पहले तो क्वेश्चन को समझो, इसमें लगा है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना। तो सिंचाई भी जल से संबंधित है, बाढ़ भी जल से संबंधित है, बहुउद्देशीय परियोजना भी जल से संबंधित है। अब उसमें तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो स्वाभाविक है इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी है नहीं। अब चूँकि यहाँ तकनीकी शब्द लिखा है इसलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट का दिमाग यहाँ जाए। नवीन ऊर्जा भी नहीं है क्योंकि इसमें सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भी नहीं है। इसका सही आंसर है केंद्रीय जल आयोग, ठीक है। इसका जो सही आंसर था वो क्या था, केंद्रीय जल आयोग। यानी कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित होता है, तो वो आयोजित होता है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, किस अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब भाषा के बारे में पूछ रहे हैं और अनुसूची का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चूँकि इसमें पहली अनुसूची दी है, पहली अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें 3 सूचियाँ होती हैं। मतलब पहली अनुसूची का मतलब से 7वीं अनुसूची है, पहले नंबर पर है। बोले 7वीं अनुसूची में क्या दिया है, 3 सूची हैं, जिसमें आपने एक राज्य सूची, एक संघ सूची, एक आपका समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की हैं। जिसमें राज्य सूची में राज्य के कानून, संघ सूची में केंद्र के कानून, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों के कानून होते हैं समवर्ती सूची में। नवीं अनुसूची में अगर देखा जाए, बोले नवीं अनुसूची में क्या, नवीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण के बारे में दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये संपत्ति अधिग्रहण के बारे में दिया गया है। 6वीं अनुसूची में अगर देखा जाए, अ में मित्र, अ में मित्र, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ की अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं उनके लिए मतलब डेवलप करने के लिए दिया गया है। तो इसका ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर है और ना ही ये आंसर है। तो भाषा के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं, फिर धीरे धीरे करके संविधान संशोधन करके भाषाएं जुड़ती चली गई। तो आप संविधान में इनको डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन आया था कि मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दी है। तो चूँकि पूरे ज़िले जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के ही दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम कुछ भी सोच सकते हैं मध्य प्रदेश का, है ना। तो इसका जो आंसर है, इंदौर नहीं है, जबलपुर नहीं है, ग्वालियर नहीं है, इसका सही आंसर है भोपाल।
क्योंकि इसका स्थापना करने का निर्णय लिया गया था कि भोपाल में निर्णय करें। चूँकि भोपाल हमारी राजधानी है तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल को चुना गया इस कार्य के लिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र है और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये भोपाल में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। चूँकि आपको दिख रहा है मई 2018, तो स्वाभाविक है अगर अक्टूबर का पेपर है तो मई में 4-5 महीने पुराना करंट अफेयर्स में पूछा गया। अब लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता के सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ, अब ब्लैंक जगह छूटी है, $375 का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो हस्ताक्षर किए गए थे, वो किए गए थे एशियाई विकास बैंक। इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की अगर अपन बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और 67 कंट्री यानी 67 देश इसके सदस्य देश हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो मनीला में है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक ही हमारी कहीं ना कहीं काफ़ी मदद कर रहा है। आप देखेंगे काफ़ी क्षेत्र हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी हमने सड़क के निर्माण के लिए भी एशियाई विकास बैंक से ही मंजूरी ली थी। तो एशियाई विकास बैंक इसका आंसर है। विश्व बैंक नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम विकास कार्यक्रम नहीं है, ब्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एशियाई विकास बैंक। वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन डीसी मुख्यालय, आपको पता ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस विभाग को बनाने वाला भारतीय राज्य बना। यानी कि मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है जिसने एक अलग ही विभाग बनाया। ठीक है, खान विभाग नहीं है, चिकित्सा विभाग नहीं है, उड्डयन विभाग नहीं है, इसका सही आंसर है आनंद। तो एक कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया गया था और ये किया गया था हमारे यहाँ IIT खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, IIT खड़गपुर के द्वारा। तो एक आनंदम विभाग बनाने वाला सबसे पहला जो राज्य है भारत का वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित में से किस शहर में मध्य प्रदेश के एकीकृत नियंत्रण कमान केंद्र, ठीक है, एकीकृत नियंत्रण कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है। कुल मिला के इसमें ये भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना, ये तो हैं। साथ में एक और ज़िला पूछा गया है। बोले एक और ज़िला कौन सा है, तो एक और ज़िला जो पूछा गया है इसमें इसका सही आंसर है वो है सागर। ठीक है, एक और ज़िला इसमें सागर चुना गया है। कहने का मतलब एक मध्य प्रदेश का एकीकृत नियंत्रण कमान केंद्र है और उसमें सागर को भी शामिल किया गया। भोपाल चूँकि राजधानी है, स्वाभाविक है, ग्वालियर को शामिल किया गया, जबलपुर को शामिल किया गया, इंदौर को, उज्जैन को, सतना को, लेकिन यहाँ पर सतना के साथ में सागर भी है जो इसमें शामिल किया गया। पन्ना नहीं है, रीवा नहीं है, सतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संविधान का कौन सा, देखो संविधान से फिर क्वेश्चन आया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, आप समझ सकते हो। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो राज्यपाल है आर्टिकल नंबर 152, ठीक है, अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का पद है। तो स्वाभाविक है 152 के लगभग होना चाहिए, क्योंकि जो 164 है इसमें जो आपके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो है वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के पद के बारे में 164 में दिया गया है। 163 में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वही मंत्रिपरिषद, यानी 164 163 वो एक ही जगह के हैं दोनों, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं वो मंत्रिमंडल के बारे में। और 175 तो बहुत आगे निकल गया, इसका जो आंसर है वो है 155, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 155, क्योंकि राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो 152 के अंतर्गत है। इसी में इसका जो कार्यकाल आ जाएगा, ठीक है, इसी का कार्यकाल आ जाएगा, इसी में इसके कहीं ना कहीं
समय आ जाएगा कितने समय के लिए चुना जाता है, और मतलब उसको कुछ जो इसकी शपथ आ जाएंगी, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं, ऐसे ही राज्यपाल के लिए आर्टिकल है। तो राज्यपाल 152 में आता है, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप तुम्हें ये याद होगा तो आप ये आराम से आंसर लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक और शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। युद्ध स्मारक भी बनाएंगे और शौर्य स्मारक भी बनाएंगे, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, इंदौर नहीं है, जबलपुर नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है भोपाल है, यानी कि राजधानी है हमारी, और हमारी राजधानी के अंदर कहीं ना कहीं ये युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चूँकि आपको मालूम है उस खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के साथ में आपको याद होगा CN राव जो हैं, प्रोफेसर CN राव को भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यानचंद नहीं है, PT ऊषा को उड़न परी कहते हैं, ये भी नहीं है, और मिल्खा सिंह भी नहीं है। ठीक है, इन्हें किसी को मतलब किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद का ताज कहते हैं? ठीक है, भोपाल के अंदर होना चाहिए, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद की श्रेणी में आना चाहिए। तो भाई जामा मस्जिद नहीं है, मलिक मुगीज़ मस्जिद नहीं है, मोती मस्जिद वो अलग ही चीज़ हो गई, दो हैं ये तो। अब देखो इसको नाम पढ़ो, ताज उल मस्जिद, समझ में आ गया? यानी कि इसके नाम के अंदर ही उत्तर छुपा हुआ है। ताजुल मस्जिद का मतलब क्या है? ताज है। किस चीज़ का ताज है? बोले मस्जिद का ताज है। तो ताजुल मस्जिद ही इसका आंसर है कि मस्जिद के ताज के नाम से किसे जाना जाता है? ताजुल मस्जिद। तो उसके नाम से समझ में आ गया कि मस्जिद का ताज। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है वही बताना है। तो यानी कि 3 तो गलत ही होंगे ना। माउंट डायवालो दक्षिण अंडमान में गलत है, माउंट थुलियर मध्य अंडमान में बिल्कुल नहीं है, माउंट कोयो ग्रेट निकोबार में बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही आंसर है सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक आपने नाम सुना होगा। सैडल पीक जो है उत्तर अंडमान द्वीप का आइलैंड है, जो कहीं ना कहीं सैडल पीक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, इसका आंसर है 4th। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 4th इसका आंसर होगा, जो युग्म सही है। यानी सैडल पीक का जो संबंध है वो कहाँ से है? उत्तर अंडमान से है। यानी कि एक ज्योग्राफिकल पोर्शन मैप के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। तो भैया किसको जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट। फिक्की प्रस्ताव बिल्कुल नहीं है, बॉम्बे योजना बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस योजना बिल्कुल नहीं है, विश्वेश्वरैया है। क्योंकि आपने नाम सुना होगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना 1923 में हुई थी, और ये भद्रावती कर्नाटक, ठीक है, मैसूर कर्नाटक भी सुना होगा आपने। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कुल मिला के भारतीय योजना प्रक्रिया का प्रथम ब्लूप्रिंट माना जाता है विश्वेश्वरैया योजना को। हालांकि इंजीनियरिंग डे जो मनाया जाता है वो विश्वेश्वरैया के नाम पे मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्वेश्वरैया जो हैं इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है विश्वेश्वरैया को। और ये जो विश्वेश्वरैया हैं इनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को, ठीक है, इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। प्रथम ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं, किस योजना को बोलते हैं? विश्वेश्वरैया योजना को। क्योंकि आयरन के क्षेत्र में काफ़ी हमारे यहाँ अगर देखा जाए हिंदुस्तान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि जुलाई 2018 में, देखो समझ जाओ आप, करंट अफेयर्स में बिल्कुल लिखा हुआ है, अंजलि ईला मेनन को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार दिया गया, वो खासतौर से दृश्य कला के लिए, ठीक है। तो प्रतिष्ठित पुरस्कार है मध्य प्रदेश का। शिखर सम्मान नहीं है, हालांकि शिखर सम्मान की शुरुआत 1980 में की गई थी। तुलसी सम्मान नहीं है, तुलसी सम्मान की शुरुआत 1983 में की गई थी। हाँ, कालिदास सम्मान है, ठीक है। कौन सा? कालिदास सम्मान है। और कालिदास सम्मान के बारे में बात करें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मान है और कालिदास सम्मान लगभग 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें ये रंगकर्म के क्षेत्र में, ठीक है, गायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रूपंकर कला के लिए, रूपंकर कला के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। तो रंगकर्म है, साहित्य है, रूपंकर है और एक और है शायद इसमें, ठीक है, नृत्य के लिए भी शायद, और क्लियर कर लेना आप, ये 3 तो बिल्कुल क्लियर है इन तीनों के क्षेत्र में, ठीक है। यानी लगभग 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेरे को कंफर्म है ये बिल्कुल 4 क्षेत्रों में, रंगकर्म के क्षेत्र में, रूपंकर के क्षेत्र में और शायद नृत्य और गायन दोनों होना चाहिए। तो आप उसको क्लियर करना, कालिदास सम्मान का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अंजलि ईला मेनन को 2018 में, जुलाई 2018 में दृश्य कला के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने कोई रूपंकर या रंगकर्म से के द्वारा कोई भी चित्र बनाया, कुछ भी चित्रकारी करी है, तो उसको क्या करोगे आप? चित्र को देखोगे तो स्वाभाविक है। ये तो हालांकि साहित्य वाला है। तुलसी सम्मान जो है आदिवासी महिलाओं के लिए, लोक कला के लिए दिया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और अहिल्याबाई सम्मान सुना होगा आपने, अहिल्याबाई सम्मान भी है जी, हमारे मध्य प्रदेश का ही है, ये आदिवासी महिलाओं के लिए दिया जाता है। कौन सा? अहिल्याबाई सम्मान। तो कबीर सम्मान है, और कबीर सम्मान की अपन बात करें तो कबीर सम्मान की शुरुआत हुई थी 1986 में, 1986 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो कबीर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दे देते हैं, तो इसमें कबीर सम्मान को भी याद रखना, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के अवार्ड हैं, उसमें से हालांकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी पूछा गया है पेपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो पूछते हैं कि त्वरण की इकाई। अब देखिए कुछ साइंस के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, हालांकि कुछ मैंने 2-4 क्वेश्चन इसमें जानबूझ के नहीं लिए हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा न्यूमेरिक थे, और न्यूमेरिक होने के साथ साथ ज़्यादातर 11th और जो 12th स्टूडेंट पढ़ते हैं, पूरा साल भर मेहनत करते हैं, 2-2 साल तक इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बने थे, थ्योरी वाले क्वेश्चन से, मतलब इसलिए वो कॉम्पिटिटिव का मैंने तो उसको नहीं दिया हालांकि, लेकिन पेपर में वो आया था, तो 2-4 क्वेश्चन आए थे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा भी नहीं थे, तो वो मैंने इसमें अभी नहीं दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, सब क्वेश्चन पेपर के ही हैं। तो पूछा गया था कि त्वरण की इकाई क्या होगी, तो यानी कि इकाई भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। त्वरण की इकाई सेंटीमीटर नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो। एक्सीलरेशन जिसे अपन बोलते हैं, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये कहीं ना कहीं त्वरण की इकाई होती है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन है, एक इकाई पूछ ली है, तो नॉर्मली आप इसको याद कर ही सकते हो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए, हड्डी एक मांसपेशी के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। अब वो कौन सी मांसपेशी है जिससे वो हड्डी जुड़ी होती है? जैसे हम मान लो कि अभी इसका साइड में आपका इमेज आ जाएगा, साइड में आप इमेज देख रहे होंगे, आपको इमेज देख के समझ में आ गया होगा कि ये इसका जो आंसर है वो है टेंडन, कंडरा टेंडन, ठीक है। उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? टेंडन, यानी कि जो मांसपेशी हमारी हड्डी से जुड़ी रहती है। यानी कि देखो, तंत्र का तो एक अलग ही चीज़ हो गई, तो ये तो मांसपेशी नहीं होगी। जोड़ स्टूडेंट को लग सकता है, लेकिन जोड़ तो हड्डी का ही होगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्नायु लिगामेंट होता है, स्नायु लिगामेंट और कंडरा टेंडन, मतलब इन दोनों में कन्फ्यूज़न होना चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन इसका जो सही आंसर है
वो कंड्रा टेंडन ही इसका सही आंसर है। ठीक है, स्नायु लिगामेंट भी होता है, ये भी जॉइंट का काम करता है, लेकिन आपको इमेज में समझ में आ रहा है कि स्नायु लिगामेंट होता क्या है। ठीक है, तो कंड्रा टेंडन इसका आंसर था। ये भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी का क्वेश्चन, थोड़ा सा एक मैप के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन किया है, इमेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया है कि आप अगर मांसपेशियों के बारे में पढ़ें, आप हड्डियों का भी अध्ययन करें इंसान के, मतलब पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ें, कौन सी चीज़ क्या है उसकी बॉडी के अंदर वो आपको अच्छे से मालूम रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आया, बोले जो विषाणु जनित रोग है उसकी पहचान कीजिए। तो भाई सीधी सी बात है कि विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग इसमें से कौन से, इसमें 5 रोग दिए गए हैं। तो इसमें जो वायरस से होने वाला रोग है इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक तो खसरा है, क्योंकि खसरा जो है ना ये मारबिली वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, मारबिली वायरस के द्वारा होता है। और डेंगू जो होता है, डेंगू की बीमारी ये अरबो वायरस के कारण होती है। हमें सब, अगर हमने साइंस अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें सब पता होगा। ठीक है, ये एंथ्रेक्स रोग नहीं है, ये तो बैक्टीरियल बीमारी हो गई एक प्रकार की। मलेरिया ना बैक्टीरिया से है ना वायरस से है। मलेरिया की बीमारी जो होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो ये भी नहीं है, तो प्रोटोजोआ अलग चीज़ है, तो ये मलेरिया को भी कैंसिल किया हमने। ठीक है, एंथ्रेक्स को भी कैंसिल किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा और तीसरा। हालांकि टाइफाइड अलग चीज़ है, तो टाइफाइड की जो बीमारी है कहीं ना कहीं साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होती है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली रोग है। और बैक्टीरिया कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। तो ये भी इसका जो आंसर है वो क्या है? ये दूसरा और तीसरा। अब ऑप्शन देख लो आप, दूसरा तीसरा किस में? चौथा, यानी इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ये। ठीक है, इसका 4th आंसर है, ये 4th इसका आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको वायरस और बैक्टीरिया की नॉलेज होगी तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसमें पूछा गया है कि उस अजैविक कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। यानी भंडारण आप सही से कर नहीं पाओगे, किसकी वजह से नहीं कर पाओगे? भंडारण में बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो भंडारण के लिए अगर देखा जाए तो देखो बैक्टीरिया का तो उपाय करेंगी, क्योंकि भंडारण करेंगे तो ऐसी जगह करेंगे जिसको पूरी तरीके से सैनिटाइज़र कर किया जाए या सुरक्षित स्थान हो। ठीक है, कृंतक है नहीं, तो इसका ऑप्शन ये नहीं है, और कृंतक नहीं है। नमी और दीमक, अब दीमक हर जगह तो लगती नहीं है, तो दीमक को छोड़ो। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नमी। यानी कि कहीं पर हम कोई भंडारण कर रहे हैं या कहीं पर भी किसी अनाज को सेफ़ रखना चाहते हैं तो वहाँ पर नमी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नमी होगी, उसके अंदर नमी पहुँचेगी तो भंडारण में क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। तो किसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होगी? तो वो नमी के परिणाम स्वरूप होगी। तो आप नमी को याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि ये नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन है, आप लॉजिक से इसका आंसर दे सकते हैं। जब एक चींटी, ठीक है ये साइंस के क्वेश्चन है जो आए थे इसमें, उधर मैंने जीके के 20 तो बता ही दिए। एक चींटी जब काटती है तो त्वचा में किस अम्ल का अंतक्षिप्त करती है? मतलब त्वचा के अंदर एक कौन सा रसायन, कौन सा एसिड है जो हमारे त्वचा के अंदर छोड़ देती है? देखो नाइट्रिक एसिड है नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड तो वैसे भी अलग ही चीज़ हो गई, एसिटिक एसिड नहीं है। इसका सही आंसर है फार्मिक एसिड। ठीक है, फार्मिक एसिड, जो चींटियाँ होती हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि फार्मिक एसिड जो होता है वो फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है? बोले चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं अगर किसी को काटती हैं तो जलन पैदा करने के लिए ये इसका उपयोग करती हैं, और त्वचा में जलन उत्पन्न होती है तो कौन सा एसिड छोड़ देती है? ये फार्मिक एसिड। ठीक है, फार्मिक एसिड को अपन को ध्यान रखना है। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो पहाड़ है, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो भाई ये बताइए क्या कंडीशन होती है कि पहाड़ पर ऊपर चढ़ने से तापमान बढ़ता है या दाब बढ़ता है? ठीक है, तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है, तापमान और दाब दोनों घटते हैं। ये आंसर इसका सही है।
कि तापमान और दाब, तापमान भी घटता जाता है क्योंकि सांस लेने में परेशानी भी आती है थोड़ी, और दूसरा दाब भी घटता है, पहाड़ों पे खाना देरी से बनता है। देखो दाब ज़्यादा होगा खाना जल्दी बनेगा, दाब कम होगा खाना देर में बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फिजिक्स वाला फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है कि तापमान और दाब दोनों घटते हैं, जो इसका आंसर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो तापमान और दाब दोनों घटेंगे। जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ये जंग को रोकने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो जंग को रोकने के लिए बाष्पीकरण नहीं होता, केंद्र परासरण नहीं होता है, क्रिस्टलीकरण नहीं होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जस्तीकरण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जस्तीकरण, यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, शकरकंद के बारे में क्या लिखा हुआ है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। और इस पौधे में पौधे में भोजन कहाँ तैयार किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो शकरकंद चूँकि आपको पता है ज़मीन के नीचे ही होती है, लेकिन जो शकरकंद है भोजन का जो संग्रह करती है वो करती है पत्ते से। फल इसका आंसर नहीं है, तना इसका आंसर नहीं है, जड़ इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको पता है पौधे जो होती हैं अपने पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा पत्ते के द्वारा। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या है? पत्ते के द्वारा कहीं ना कहीं शकरकंद जो है वो भोजन को संग्रहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी आपका पूरा जो कुछ क्वेश्चन थे आपके सारे फिनिश हो गए। चूँकि ये मेरे बारे में दिया गया है, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या कुछ टॉपिक अपने कवर करने हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बिल्कुल लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में और अगला पेपर देखेंगे और उसको भी अच्छे से समझेंगे क्या पेपर में आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।